हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर या लोक व्यय वो खर्चा है जो कि सरकारें, चाहे वो केंद्रीय हो, राज्य हो या लोकल हो, अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए करती हैं। अब आता है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। तो ड्यूटीज़ में जैसे कि राष्ट्र की रखवाली करना, कलेक्टिव वांट्स का सेटिस्फेक्शन करना और देश का पूरे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ये मेजर काम है किसी भी गवर्नमेंट के। तो इस तरह से लोक व्यय वो खर्चा है जो कि सभी सरकारें, चाहे केंद्र, राज्य व स्थानीय, अपनी सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक विकास व राष्ट्र की रक्षा के लिए करती हैं। एडम स्मिथ से लेकर के क्लासिकल इकोनॉमिक्स तक का ये मानना था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो सब्सिडरी या कॉम्प्लीमेंट्री है प्राइवेट एक्सपेंडिचर के, और वो सरकार सबसे अच्छी होती है जो कि सबसे कम खर्चा करती है और सबसे कम टैक्स जो है अपनी जनता के ऊपर लगाती है। उनका ये मानना था कि सरकार को कम से कम खर्च करना चाहिए और कम से कम टैक्स लगाना चाहिए। वो ये मानते थे कि सरकार के जो हैं वो केवल 4 काम होते हैं, जिसमें पहला काम होता है सुरक्षा या एक्सटर्नल सिक्योरिटी, यानी कि बाहरी तत्वों से देश की रक्षा करना। दूसरा काम है इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। लॉ एंड ऑर्डर क्यों बनाए रखना? ताकि ये मेंटेन हो सके कि अगर आप काम पर जाते हैं या कोई काम आदमी काम के ऊपर जाता है तो ऐसा ना हो कि पीछे से उसके घर में चोरी हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि जो है वो इस सिक्योरिटी के साथ काम पर ना जा सके कि आएगा तो उसके घर में चोरी हो जाएगी या रास्ते में उससे कोई माल लूट लिया जाएगा या फिर उसके साथ कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंटरनल सिक्योरिटी दूसरा काम है जो किसी भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, यानी कि चोर डकैती इन सबसे आपकी रक्षा करनी चाहिए। तीसरा काम उन्होंने कहा कि सरकार का तीसरा काम है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज या प्रशासकीय एक्टिविटीज करना, यानी कि सरकार को जो है अपने को संचालन करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है वो काम सरकार का है। उन्होंने कहा कि ये 3 मेजर काम हैं जो हर गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर उसके पास पैसा बच जाता है या कोई सरकार बहुत वेलफेयर वाली है, बहुत अच्छी है, तो उसे सर्टेन अमाउंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए या वेलफेयर के काम करने चाहिए। जैसे कि आप राजा अशोक के टाइम देखते हैं कि उन्होंने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई या बावड़ियां बनवाई, कुएं खुदवाए। तो उन्होंने बोला कि ये काम है कि मेन 3 काम तो हर स्टेट को करने ही हैं, हर गवर्नमेंट को करने हैं, लेकिन इसके अलावा कोई गवर्नमेंट बहुत अच्छी है तो वो सर्टेन अमाउंट में इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर का काम भी कर सकती है। ये उनके मेजर काम थे जो उन्होंने बताए। इसके बाद उन्होंने बोला कि लेकिन उन सबका ये मानना था कि जो है वो ही गवर्नमेंट सबसे अच्छी है जो कि सबसे जो है कम खर्च करती है और सबसे कम टैक्स लगाती है। ये कीज थे 1936 में, जिन्होंने कि सबसे पहली बार ये बोला कि वो गवर्नमेंट सबसे अच्छी नहीं है जो सबसे कम खर्च करती है, बल्कि गवर्नमेंट को जो है इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 1936 में उन्होंने जो मेथड दिया, जो कि पंप प्राइमिंग का मेथड था, जबकि उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकाला था, तो उन्होंने बोला कि पंप प्राइमिंग के थ्रू गवर्नमेंट को जो है मार्केट में या इकोनॉमी में मनी इन्फ्यूज करना चाहिए, और मनी इन्फ्यूज करने के बाद उसका जब मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से जो है अपने आप गतिविधियां जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने आप पेसअप कर जाएगी और वो बूस्टअप करती चली जाएगी। कि इसकी पूरी की पूरी थ्योरी जो है आप लास्ट ईयर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पंप प्राइमिंग मेथड के थ्रू इकोनॉमी में मनी इन्फ्यूज किया जाता है, जिससे कि किक स्टार्ट हम कर सके। किक स्टार्ट पंप प्राइमिंग मेथड के थ्रू करके मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू एक्सेलरेट करके किस तरह से इकोनॉमी की पेस को बढ़ाया जाता है। तो कीन्स वो पहले अर्थशास्त्री थे जिसने की सारी गवर्नमेंट्स का कॉन्फिडेंस जो था वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर बूस्टअप किया था, जिससे कि डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो प्राप्त हो सके। तो कीन्स ने पहली बार पब्लिक एक्सपेंडिचर की महत्ता को स्थापित किया और ये माना कि पब्लिक एक्सपेंडिचर भी प्रोडक्टिव होता है। इससे पहले ये माना जाता था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव नहीं होता है। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने आपको बताया था जब पहले पढ़ाया था कि 3 ही घटनाएं ऐसी थी जो वर्ल्ड ने जिसको चेंज कर दिया था। उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर ऐसा हुआ जिसमें कि गवर्नमेंट्स के बहुत ज्यादा खर्चे हुए, इन्फ्लेशन हो गया। ऐसे केस में इकोनॉमिक्स ने पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर को ये रोल, इंडिपेंडेंट रोल असाइन किया
कि वो नेशनल इकोनॉमी को पब्लिक एक्सपेंडिचर किस प्रकार शेप कर सकता है। और जिस समय प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं होता है इकोनॉमी में, उस वक्त गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करके किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकती है। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि सोवियत रशिया रशिया ने किस तरीके से प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके अपनी जो है इकोनॉमी को आगे बढ़ाया था। और रशिया में जितना भी डेवलपमेंट हुआ था वो सारा का सारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू हुआ था। और रशिया वन ऑफ द सुपर पावर में तब्दील हुआ उसके थ्रू, जिसके थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर की महत्ता इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हो सकती है ये पूर्ण तरीके से स्थापित हो गई। इसके बाद सभी गवर्नमेंट्स ये मानने लगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हाथ में एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। और यहाँ से पब्लिक एक्सपेंडिचर को जो है वो स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो गई इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए अब जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पर आते हैं तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का वितरण। अर्थव्यवस्था में या पब्लिक एक्सपेंडिचर में आप संसाधनों का वितरण किस तरीके से करेंगे। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्या रोल अदा कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। तीसरा है स्टेबलाइजेशन एंड चौथा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में दो डिसीजन गवर्नमेंट को किसी को भी लेने होते हैं। पहला डिसीजन ये लेना होता है कि वो करंट कंजम्पशन करे या फिर वो जो है करंट इन्वेस्टमेंट करे। देखिए 2 चीजें हैं कि हम करंट इन्वेस्टमेंट करें या करंट कंजम्पशन करें। तो करंट कंजम्पशन और करंट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। ये हमेशा अच्छा माना जाता है कि जो आपका कंजम्पशन है अगर आप करंट करोगे तो उससे हमें ज्यादा फायदा होगा। ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि करंट कंजम्पशन इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जो आपकी डेवलपिंग इकोनॉमी है वहां पर करंट कंजम्पशन अगर आप ज्यादा करोगे तो सेविंग के लिए मनी नहीं बचेगा। सेविंग के लिए अगर मनी नहीं बचेगा तो नेचुरली आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन के लिए मनी नहीं बचेगा। तो ऐसे केस में इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जबकि ये इकोनॉमीज जो है ये कर रही होती है तो ये माना जाता है कि करंट कंजम्पशन की बजाय जो है करंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है। और इनको कुछ ना कुछ सेव करना चाहिए, सेव करके जिससे कि ये इकोनॉमीज जो है अपना डेवलपमेंट कर सके। इसलिए डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए हमेशा करंट इन्वेस्टमेंट अच्छा माना जाता है, जबकि डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए हमेशा जो है वो करंट कंजम्पशन अच्छा माना जाता है। दूसरा आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में फुलफिलमेंट ऑफ कलेक्टिव वांट्स या सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि पब्लिक गुड्स जो होती हैं इनके कुछ अपने करेक्टरिस्टिक होते हैं। कौन से करेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि इनमें कलेक्टिव हम इनका उपयोग करते हैं, इनमें एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं मैरिड गुड्स वगैरह जिसमें एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल अप्लाई भी हम करते हैं, लेकिन वो चीजें ऐसी होती हैं जो कि एज अ होल जो है सोसाइटी को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन में हर घर के अंदर टॉयलेट बनवाए गए, तो मिडिल क्लास और अपर क्लास ये कह सकता है कि हमें इसका क्या फायदा हुआ। लेकिन अगर आप कलेक्टिवली इसका फायदा उठा करके देखेंगे तो जब इसका पूरा फायदा निकाला गया स्वच्छ भारत मिशन का, तो आप समझिए स्वच्छ भारत मिशन का कितना बड़ा फायदा हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू जो है बहुत बड़ी अमाउंट में डायरिया के केसेस रुक गए, क्योंकि जो शौच खुले में करते थे उससे जो मक्खियां पैदा होती थी, कॉलरा, आपका हैजा होता था, डायरिया होती थी, ये प्रॉब्लम्स बहुत रुक गई। लेडीज के साथ होने वाले जितने भी क्राइम थे उनका रेट बहुत कम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम लेडीज जब अकेले शौच के लिए जाती थी तो उनके साथ बहुत सारे केसेस हो जाते थे। इन दिनों सांप काटने की घटनाओं से होने वाली मौतें भी होती थी, वो भी काफी कम हुई। तो एज ए होल आपको ये लग सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन इज ओनली फॉर अ पर्टिकुलर क्लास और द पर्टिकुलर पीपल, बट उसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है या स्कूलों में जो मिड डे मील दिया जाता है या फिर जो है आपकी फ्री हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, तो इन सब का फायदा जो होता है एज ए होल सोसाइटी को बहुत ज्यादा होता है। तो इसका पब्लिक एक्सपेंडिचर हमें कहाँ करना चाहिए और कौन कौन सी कलेक्टिव वांट्स को गवर्नमेंट को फुलफिल करना चाहिए, ये भी इसका एक अदर एम होता है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या मतलब है? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मार्केट इकोनॉमी में कुछ अपने फॉल्ट्स होते हैं। फॉल्ट्स ये होते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में एक इनकम डिस्पैरिटी क्रिएट होती चली जाती है, रिच और अधिक रिच हो जाते हैं और पुअर बहुत अधिक पुअर हो जाते हैं। ऐसे केस में पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल आता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करके ये कैसे फायदा उठा सकता है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करके ये हम लोगों के ऊपर प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लगा सकते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स को कहते हैं उत्तराधिकार कर। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स में हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जो है हम आपके ऊपर जो है टैक्स की अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे। जब हम टैक्स की अमाउंट को बढ़ाते चले जाएंगे तो नेचुरली है कि आपके ऊपर वो अमाउंट, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा जो है इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट जो है ज्यादा गरीब लोगों के ऊपर वो पैसा इकट्ठा कर सकती है। इसके अलावा जो है इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है? ये इनहेरिटेंस टैक्स में हम उत्तराधिकार कर लगाते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों को जो धन मिलता है उसमें से एक अमाउंट जो है गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले लेती है। इसी तरह कॉर्पोरेशन टैक्सेस होते हैं जो कंपनियों के प्रॉफिट पर लगाए जाते हैं। इनके थ्रू अगर गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है तो अमीरों के कंजम्पशन के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा जरूर हो जाता है जिसके थ्रू वो इस पैसे को जो है उन लोगों पर खर्च कर सकती है, उन इलाकों में खर्च कर सकती है जहां पर इसकी ज्यादा जरूरत होती है। तो इसके थ्रू ये काम किया जा सकता है। अगर इसके बावजूद भी हमारे पास कैसा कम पड़ जाता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब है अनुदान देना या सहायता देना उन वस्तुओं के ऊपर जिन्हें की गरीब लोग यूज करते हैं या लोअर इनकम के लोग यूज करते हैं। अब लोअर इनकम के लोग कौन सी चीजें यूज करते हैं? सपोज कीजिए गैस सिलेंडर के ऊपर अगर आप सब्सिडी देते हैं तो उससे केवल आपके जो है गरीबों को फायदा नहीं होता कि उन्हें केवल कोल जलाना नहीं पड़ रहा है या लकड़ियां जलानी नहीं पड़ रही हैं, बट ओवरऑल पोल्यूशन के ऊपर इसका असर पड़ता है। उस चूल्हे से उठने वाले धुएं से जो महिलाएं बीमार होती हैं, जो उनकी गोदी में बच्चे होते हैं वो बीमार होते हैं, वो बीमारी होने से वो बच जाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा बढ़ जाता है, जिससे देश का हेल्थ लेवल अच्छा होता है, घर वालों का हेल्थ लेवल अच्छा होता है। तो इस तरीके से सब्सिडीज देकर भी और पब्लिक एक्सपेंडिचर सब्सिडीज के ऊपर खर्च करके भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ा काम कर सकती है। तीसरा काम आपका आता है स्टेबलाइजेशन। अब स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और अर्थव्यवस्था में कभी तेजी आती है कभी मंदी आती है, लेकिन स्टेबलाइजेशन आपको केवल तेजी और मंदी का ही नहीं करना है। गवर्नमेंट के पास फिस्कल पॉलिसी और जो है मॉनेटरी पॉलिसी, ये दो ऐसे हथियार होते हैं जिसके थ्रू अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन कर सकती है। स्टेबलाइजेशन किस चीज का? एक तो स्टेबलाइजेशन गवर्नमेंट करती है इनकम और एम्प्लॉयमेंट का। इनकम और एम्प्लॉयमेंट का एस्टेब्लिशमेंट आप कैसे कर सकते हैं? जैसे इस समय देखिए कोरोना महामारी चल रही है, मैंने पहले भी बताया बहुत सारे लोगों की इनकम चली गई है, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया है। तो ऐसे समय में गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करके मनरेगा के थ्रू जॉब क्रिएट करके गांव में लोगों को रोजगार दे सकती है। गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला सकती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करके वहां पर लोगों को रोजगार दे सकती है। गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू मनी इन्फ्यूज कर सकती है। मनी इन्फ्यूज करके तब तक मनी इन्फ्यूज कर सकती है जब तक कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ जाता और प्राइवेट एक्सपेंडिचर शुरू नहीं हो जाता और इकोनॉमी उस लेवल पर नहीं आ सकती। तो अर्थव्यवस्था में जो है इसके थ्रू आपका जो है इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल डेवलप किया जा सकता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू न केवल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल डेवलप किया जा सकता है, बल्कि जिस समय प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी शुरू हो जाएगा और इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात शुरू हो जाएगी तो आपके सामने अर्थव्यवस्था में एक और प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्राइस की, कि प्राइस इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि इस समय सब्जियों के प्राइस इंक्रीज होने शुरू हो गए, तो ऐसे केस में इस प्राइस को मेंटेन रखना ये गवर्नमेंट का अगला काम है कि गवर्नमेंट को न केवल आपको इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को मेंटेन रखना है, बल्कि आपको प्राइस के लेवल को भी मेंटेन रखना है कि प्राइस एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़ जाए। ऐसा ना हो कि चीजें जो है वो लोगों की पहुंच से बाहर चली जाए और एसेंशियल आइटम्स के रेट इतना बढ़ जाए कि वो उनको खरीद ही ना पाए। तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू न केवल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को स्टेबलाइज कर सकती है, बल्कि लेवल ऑफ प्राइस को भी स्टेबलाइज कर सकती है।
इसके अलावा गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी कंट्रोल कर सकती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप कैसे कंट्रोल करोगे? आपको मालूम है कि देखिए डेवलपिंग इकोनॉमीज में ज्यादातर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव में जाता है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट करना पड़ता है जो हमारे देश में या तो बनती ही नहीं है या मिलती ही नहीं है। सपोज मेट्रो के डब्बे हैं, वो हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट ही करने पड़ेंगे। पेट्रोल डीजल है वो इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। अच्छे हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, हेल्थ मशीनरी है, वो हमें इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी। ऐसे केस में नेचुरली है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकती है, जैसे कि इस समय गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। चाइना से जितनी कंपनियां बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि इनको हू करके इंडिया में लाया जा सके और ये जो है इन्वेस्टमेंट अपना यहाँ कर सके। इसी तरह हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश गवर्नमेंट कर सकती है कि जिन जिन एरिया में हमारी स्ट्रेंथ है वहां पर हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकें। इसी तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डिक्रीज कर सकें। अगर इंपोर्ट को हम डिक्रीज करने में कामयाब हो जाते हैं तो नेचुरली हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि आप स्टेबलाइजेशन कैसे करोगे इनकम और एम्प्लॉयमेंट का, प्राइस लेवल का, और इसके अलावा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसके अलावा चौथा काम या चौथा ऑब्जेक्टिव जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए डेवलपिंग इकोनॉमी की सबसे प्रायोरिटी होती है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करना। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप क्या क्या काम करोगे? सबसे पहले इकोनॉमिक ओवरहेड्स को बिल्डअप करना। इकोनॉमिक ओवरहेड्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक ओवरहेड्स का मतलब है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू आप रोड्स बनाइए, आप रेलवेज बनाइए, आप मेट्रोज बनाइए, आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कीजिए, आप लोगों को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर के थ्रू पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए ये इकोनॉमिक ओवरहेड्स जितने भी हैं ये सारे के सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू बनाए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू किए जाते हैं जिससे कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। इसके अलावा दूसरा काम आप क्या करोगे? पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जा सकता है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जा सकता है। जैसे कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए आजकल गवर्नमेंट यूरिया के ऊपर ध्यान दे रही है। आप उन्हें खाद सब्सिडाइज रेट पर दे सकते हो, आप उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज रेट पर दे सकते हो, इंडस्ट्री को डिफरेंट पैकेजेस दिए जा सकते हैं, उनके टैक्सेस को माफ किया जा सकता है। इसी तरह गवर्नमेंट खुद से इंडस्ट्री लगा करके लोगों को रोजगार दे सकती है। तो गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर सकती है। इसी तरह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम कर सकती है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या फायदा होता है? देखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लोगों की इनकम और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में हेल्प करता है। क्योंकि इकोनॉमी में हमारा मेन एम होता है, मैंने अभी जो स्टेबलाइजेशन में आपको एम बताया कि अर्थव्यवस्था में इनकम और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से कैसे बढ़ता है मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए वाराणसी में जितने भी बुनकर या हथकरघा उद्योग में लगे हुए लोग थे, पहले वो लेडीज जो है केवल दिन में काम कर पाती थी, क्योंकि वो हाथ से जितना भी वर्क करती थी, कढ़ाई का वर्क करती थी या वो जितना भी बुनकर वाला काम करती थी, सिर्फ जब तक लाइट होती थी वो तब तक कर पाती थी और दिन में उन्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि हाउस होल्ड के काम बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन जिस समय वहां पर 24 घंटे लाइट आने लगी और उनके घरों में लाइट आने लगी तो लेडीज के लिए ये पॉसिबल हो गया कि वो रात में भी कढ़ाई सिलाई का काम कर सकती हैं और वो सुबह 5 बजे उठ करके भी लाइट जला करके कढ़ाई सिलाई का काम कर सकती है। और इस तरह उन लेडीज ने रात में और दिन में काम करके अब उस कढ़ाई सिलाई के काम को करके अपनी इनकम को इंक्रीज कर लिया और ये पॉसिबल हुआ जबकि उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देने में कामयाब हो जाते हैं 24 आवर्स लोगों को पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है जिसके थ्रू लोगों की इनकम और एक्सपेंडिचर को इनकम को बढ़ाया जा सकता है, उनकी एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाया जा सकता है और जो है इस तरह इकोनॉमी में कंजम्पशन लेवल को बढ़ा के इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसी तरह आप पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हो, उनका प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हो और रीजनल बैलेंस ग्रोथ ला सकते हो। मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि मार्केट इकोनॉमी, जब मैंने मार्केट फेलियर पढ़ाया था कि मार्केट इकोनॉमी की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि रीजनल इनबैलेंस्ड ग्रोथ हो जाती है। आप अपने देश में देखो कुछ राज्य आपको बहुत डेवलप मिलेंगे जैसे बॉम्बे,
महाराष्ट्र बहुत डेवलप है, गोवा बहुत डेवलप है, आप आंध्र प्रदेश चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, डेवलप्ड है। लेकिन आप अगर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश इन राज्यों की तरफ आते हो तो आपको पता चलेगा कि इन राज्यों में इतना डेवलपमेंट नहीं है। तो जो इम्बैलेंस हो जाता है, तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू इस इम्बैलेंस को दूर कर सकती है। कैसे दूर कर सकती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पर खोल सकती है, यहाँ पर बड़े बड़े जो हैं वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोल सकती है। और जो भी सड़क, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोगों की इनकम कम है, तो गवर्नमेंट को इस रीजनल इम्बैलेंस को जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू पाटना होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू किया जा सकता है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। इसका सबसे बड़ा रोल है। नाउ आई टेल यू व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो है वो सबसे बड़ा रोल किस तरीके से अदा करती है? देखिए, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है वो क्वालिटी पॉपुलेशन के अंदर कन्वर्ट करें। क्वालिटी पॉपुलेशन में आप कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? देखिए, ह्यूमन पॉपुलेशन में सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू इसे क्वालिटी पॉपुलेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। क्वालिटी पॉपुलेशन में आप कैसे कन्वर्ट कर पाते हो उसको? कि जब आप इसे एजुकेशन और हेल्थ देते हो, तो एजुकेशन और हेल्थ से इनकी जो है न केवल हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होगा, तो नंबर ऑफ सिक डेज खत्म हो जाएंगे, इनका कैपेसिटी ऑफ वर्क इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है इनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, तो एजुकेशन के थ्रू जो है इन्हें स्किल प्रोवाइड किया जा सकता है। जब आप इन्हें स्किल प्रोवाइड करोगे तो स्किल के थ्रू जो है इन्हें काम दिया जा सकता है। तो एजुकेशन और हेल्थ वो मेजर है जिसके थ्रू जो है वो हम ये डेवलप कर सकते हैं, और इसके थ्रू जो है ह्यूमन कैपिटल डेवलप करके इनकी जो है पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज किया जा सकता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में आप फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, आप जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। हायर एजुकेशन भी अगर आप देते हैं तो बहुत नॉमिनल रेट पे दीजिए, जिससे मैक्सिमम बच्चे उस क्वालिटी की एजुकेशन को ले सकें, और उन्हें स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करके ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कीजिए। देखिए, मैं आपको पहले भी बता दूं कि आज का जमाना, अगर कोई भी कंट्री अपना डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसे अपनी पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा, और ये केवल पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू ही हो सकता है। क्योंकि अमीर लोग तो अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा लेंगे, दूसरे देशों में भेजकर भी पढ़ा लेंगे, लेकिन गरीब को गरीब कैसे पढ़ाएगा? अगर वहां पर आपको ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना है, तो इसका एक ही तरीका है कि आप फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ सर्विसेज जो है क्वालिटी की, वो लोगों को प्रोवाइड कीजिए। तो अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो है आप पब्लिक एक्सपेंडिचर के बहुत सारे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, या पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो किस किस हिसाब से हमें खर्च करना चाहिए, किस किस हिसाब से आप खर्च करेंगे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए प्रिंसिपल्स के लिए बेसिकली दो सिद्धांत आते हैं। दो सिद्धांत कौन से आते हैं? सबसे पहला सिद्धांत जो इसमें आता है, दैट इज जो है वो आपका आता है बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आपका आता है, बेसिक प्रिंसिपल में पैसा प्रिंसिपल इस बात पर आता है कि व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की लिमिट क्या होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को कहाँ तक खर्चा करना चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ तक खर्चा करे जिससे कि, और पब्लिक एक्सपेंडिचर की लिमिट क्या हो। तो गवर्नमेंट कहाँ तक खर्चा करे, इसको देखने के लिए आपको ये देखना होगा, जो हमने डाल्टन का सिद्धांत आपने बीए लेवल पे पढ़ा होगा, इसमें आता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट, या सामाजिक लाभ का सिद्धांत। सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन का आपको क्या कहता है कि गवर्नमेंट को उस लिमिट तक खर्च करना चाहिए जहां की व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाला लाभ, व्यय की अंतिम इकाई से होने वाला जो कॉस्ट होता है वो इसके इक्वलाइज हो जाता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की लिमिट क्या होगी, गवर्नमेंट किस लिमिट तक खर्च कर सकती है, ये सिद्धांत हमें इसके बारे में बताता है। दूसरा प्रिंसिपल बेसिक जो आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में, वो है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को विभिन्न आइटम्स के ऊपर हमें किस प्रकार डिवाइड करना चाहिए। देखिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर आप बहुत सारी चीजों पे खर्च कर सकते हैं। आप उसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकते हैं, आप उसे एजुकेशन पे भी खर्च कर सकते हैं, आप उसे हेल्थ के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं, गरीब इलाकों में भी खर्च कर सकते हैं, अमीर इलाकों में भी कर सकते हैं। तो कौन सा सिस्टम आप अपनाओगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को आप डिफरेंट आइटम्स के ऊपर जो है किस तरीके से खर्च करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को खर्च करने का तरीका क्या होगा और उससे हम किस तरीके से जो है खर्च करेंगे।
तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस पर जाना होगा कि डिफरेंट आइटम्स के ऊपर इसे किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। तो अगर आप गरीब इलाकों के ऊपर खर्च करते हो, सपोज कीजिए मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है और गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना है कि ये हॉस्पिटल किस जगह पर बनाया जाए, तो गवर्नमेंट इसका क्या देखेगी, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट के प्रिंसिपल के ऊपर जाएगी। मैक्सिमम सोशल बेनिफिट का प्रिंसिपल क्या कहेगा कि अगर मैं ये हॉस्पिटल एक गरीब इलाके में बना दूं जहाँ की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है और मैक्सिमम गरीब लोग रहते हैं, तो इस हॉस्पिटल का मैक्सिमम फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो गरीबों को बिल्कुल पास में फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाएंगी, और इस ना केवल फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेंगी, फ्री की दवाइयां मिलेंगी, बल्कि जो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, अगर ये हॉस्पिटल दूर बनेगा और अगर इसमें से 100 या 200 लोग भी रोज हॉस्पिटल जाते हैं, तो अगर वो लोग जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाएंगे वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इनका बचेगा। इसके अलावा जो ये हॉस्पिटल है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर जो ये सोशल मेजर्स चलाता है, सोशल इनिशिएटिव चलाता है लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसका बेनिफिट भी जो है इन गरीब लोगों को मिलेगा। देखिए, अगर यही हॉस्पिटल अमीर लोगों के एरिया में बनाया जाए तो हो सकता है अमीर लोग इस हॉस्पिटल में जाए ना, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं, उनको 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए, उनको 3 स्टार फैसिलिटी चाहिए, और वो इस हॉस्पिटल में अवेलेबल ना हो और वो इस हॉस्पिटल को यूज ही ना करें, और जाए भी तो बहुत मिनिमम जाए। लेकिन अगर यही हॉस्पिटल जो है अगर गरीब इलाके में खोला जाता है, तो ये जो है मैक्सिमम सोशल बेनिफिट प्रिंसिपल को पूरा करेगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ पर खर्च करना चाहिए, किन आइटम्स पर खर्च करना चाहिए और उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो बेसिक सिद्धांत है हमें इसके बारे में बताते हैं। तो ये थे बेसिक प्रिंसिपल्स। इसके अलावा पब्लिक एक्सपेंडिचर के और सिद्धांत आते हैं जिन्हें हम सहायक सिद्धांत कहते हैं। ये सहायक सिद्धांत जो है ये दिए थे हमें फिंडले शिराज ने। इस नाम को आप बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। फिंडले शिराज के पब्लिक एक्सपेंडिचर के सिद्धांत बहुत पॉपुलर हैं और बेसिकली सब पब्लिक एक्सपेंडिचर के सिद्धांतों में फिंडले शिराज के सिद्धांत ही आते हैं। ये सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसमें पहला सिद्धांत आपका आता है कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी के अनुसार कि सरकार को जो है हर खर्च को बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। कोई भी पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरीके का नहीं होना चाहिए जो कि वेस्टफुल हो। जिस तरीके से जब हम पैसा कमाते हैं तो उसे बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं और वहीं पर खर्च करते हैं जहां पर कि हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। ठीक इसी तरह फिंडले शिराज ये कहते हैं, कैनन ऑफ इकोनॉमी या मितव्ययिता का सिद्धांत हमें कहता है कि चूंकि ये पैसा सरकार के पास टैक्स पेयर का है और टैक्स पेयर ने अपने प्राइवेट कंजम्पशन को काट करके ये पैसा गवर्नमेंट को दिया है, इसलिए गवर्नमेंट को बिल्कुल भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए। उसे केवल उसी जगह पर खर्च करना चाहिए जहां पर कि ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो और जहां पर इसका सबसे ज्यादा फायदा मिले। दूसरा सिद्धांत जो इसमें आता है वो आता है कैनन ऑफ सेक्शन। सेक्शन का मतलब है कि हर एक खर्च जो भी गवर्नमेंट करती है उसे पहले उसे किसी हायर अथॉरिटी से अप्रूव करा लेना चाहिए, सैंक्शन करा लेना चाहिए और केवल उसी काम पर उस खर्च को करना चाहिए जिसके लिए वो सैंक्शन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ये प्रोविजन है कि गवर्नमेंट को बजट बनाना होता है और बजट को पार्लियामेंट से पास कराना होता है, जिसमें वो हर मद में ये दिखाती है कि वो इस साल किस मद में कितना पैसा खर्च करेगी और उसे ये जस्टिफाई करना होता है कि क्यों करेगी। और जब वो बजट पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो उसे केवल उसी उसी मद के ऊपर खर्च करना होता है, इसके सिवा वो किसी मद के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। अगर उसे कोई एक्स्ट्रा मनी खर्च करना है तो उसे कंटीजेंसी फंड से खर्च करना होता है और पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होती है। बेसिकली इस कैनन का, इस सिद्धांत का उद्देश्य ये है कि हम पब्लिक फंड्स के मिसयूज को रोक सकें। तो कैनन ऑफ सैंक्शन जो है वो हमें पब्लिक फंड के मिसयूज को रोकने में हेल्प करता है और ये बताता है कि हर एक खर्चा जो भी खर्च गवर्नमेंट करती है, हर एक रुपया वो प्रॉपर अथॉरिटी से सैंक्शन होना चाहिए और केवल उसी काम के ऊपर खर्च करना चाहिए जिस काम के लिए उसको दिया गया है या सैंक्शन किया गया है। तीसरा हमारा प्रिंसिपल आता है कैनन ऑफ सरप्लस। कैनन ऑफ सरप्लस का मतलब है बचत का सिद्धांत, जो कि पुराने इकोनॉमिक्स के ऊपर आधारित है कि वो ये मानते हैं कि इंडिविजुअल की तरह गवर्नमेंट को भी बचत का बजट बनाना चाहिए। फिंडले शिराज भी ये मानते थे कि बचत का बजट अच्छा होता है और बजट के थ्रू गवर्नमेंट को ज्यादा पब्लिक डेट नहीं लेने चाहिए, डेफिसिट का बजट नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आजकल इस सिद्धांत को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया है और आजकल इस सिद्धांत को नहीं माना जाता है और आजकल ये माना जाता है कि ये सिद्धांत गलत है और गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना चाहिए।
आजकल डेफिसिट का बजट मॉडर्न इकोनॉमिक्स अच्छा मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि अगर आप डेफिसिट का बजट बनाओगे और डेफिसिट के थ्रू अगर आप इकोनॉमी को अपनी डेवलप करते हो तो वो अच्छा है। तो आजकल कैनन ऑफ सरप्लस को नहीं माना जाता और कैनन ऑफ सरप्लस को यूज नहीं किया जाता। केवल फिनले श्रास का यही सिद्धांत ऐसा है जो कि यूज नहीं होता है, ठीक है। और लेकिन फिनले शिराज ये मानते थे कि गवर्नमेंट को जो है वो सरप्लस का बजट जो है वो बनाना चाहिए। तो ये था इनका तीसरा सिद्धांत। इसके बाद जो आता है वो आता है कैनन ऑन बेनिफिट। कैनन ऑन बेनिफिट हमें ये कहता है कि गवर्नमेंट को जो है जो भी खर्चा करना चाहिए वो सारा का सारा उससे हमें मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिलना चाहिए या मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिलना चाहिए पूरी कम्युनिटी के ऊपर। पूरी कम्युनिटी को उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके अलावा आता है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी या लोच का सिद्धांत। लोच का सिद्धांत देखिए इस बात पर आधारित है, आपने रबर देखिए, रबर में क्या होता है, रबर में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप उसे जितना मर्जी खींच के बड़ा कर लो, जितना मर्जी खींच के उसे छोटा कर लो। तो लोच का सिद्धांत ये कहता है कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो इतना इलास्टिक होना चाहिए, इतना लोच की तरह होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है जब मर्जी चाहे इसको बढ़ा ले और जब मर्जी चाहे कम कर ले, जिस मद पर चाहे बढ़ा दे और जिस मद पर चाहे खर्च कम कर ले। जैसे कि इस समय कोरोना आया हुआ है तो गवर्नमेंट के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि वो एक मद से खर्च हटा करके, अगर कोरोना के लिए इस समय जरूरी है तो बाकी गैर जरूरी की चीजों से पैसा हटा के इसे कोरोना के ऊपर लगा सके, या इमरजेंसी में कोई भी सिचुएशन आ गई है, जैसे आजकल फ्लड भी आई हुई है हमारे देश में, तो वो फ्लड के ऊपर इसको लगा सकती है, फ्लड रिलीफ कार्यक्रमों में इसके ऊपर लगा सकती है। तो कैनन ऑफ इलास्टिसिटी हमें ये कहता है कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उसमें इतनी लोच होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को जब जिस काम के लिए जरूरत पड़े तो फ्लेक्सिबली उस काम के लिए उसको लगा सके। इसके अलावा आता है, नेक्स्ट आता है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी हमें ये कहता है कि गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे हैं वो प्रोडक्टिव होने चाहिए, गवर्नमेंट को कोई भी अनप्रोडक्टिव खर्चा नहीं करना चाहिए, और सारे खर्चे ऐसे होने चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था में जो है वो इनकम का लेवल इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज हो, अर्थव्यवस्था के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े और अर्थव्यवस्था जो है निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सिद्धांत आता है कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी। कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी ये कहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का एम जो है वो होना चाहिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इम्प्रूव करना, और इसी तरह एग्रीगेट कंजम्पशन का जो लेवल है उस लेवल को इंक्रीज करना, ये इसका एम होना चाहिए। कोई भी खर्चा गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि इन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो एडवर्स इफेक्ट डाले, बुरा प्रभाव डाले, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से गवर्नमेंट के सारे खर्चे